वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 10 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य है 2030 तक। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से रेलवे एक पूरी तरह ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बन सके। भारतीय रेलवे विश्व की पहली ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था होगी जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्वयं ही पूरा करेगी। और यह जो प्रोजेक्ट है यह BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू किया गया है और इस टेक्नोलॉजी के तहत डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदला जाता है। अगर हम बात करें 2024 की, तो भारतीय रेल सभी रेल लाइनों को इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। अगर बात की जाए रेलवे से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, और पहला रेल अधिवेशन 1890 में पारित किया गया था, और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली रेल चलाई गई थी, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी, इसका नाम था डेक्कन क्वीन या डेक्कन एक्सप्रेस। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, और इन्होंने ही भारत का प्रथम रेल बजट भी पेश किया था, जॉन मथाई ने। और 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस के रूप में, इनको अब याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ की गोल्ड वर्ड विंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा? तो यह तितली हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको हिमालय गोल्ड वर्ड विंग तितली भी कहा जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्ड वर्डविंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा। उत्तराखंड के भीमताल में स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मेटसैक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विज्ञानी अकादमी के सृष्टि पांथी ने इस अध्ययन का लेखन किया है। अगर हम बात करें तितली की जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में, उसकी 4 स्टेजेस के बारे में, तो पहली स्टेज में वह एग होती है, दूसरी स्टेज में वह कैटरपिलर बनती है, तीसरी स्टेज में वह प्यूपा बनती है, और फोर्थ स्टेज में वह तितली बनती है, वह बटरफ्लाई बनती है। तो यह 4 अवस्थाएं हैं। इसके अलावा तितली का जो साइंटिफिक नेम है वह है रोप्लोसेरा, RHOPALOCERA। इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी आती हैं, जिसमें से काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या से गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, यह स्थित है, और यह POK में है, इसलिए यह पाकिस्तान व भारत के मध्य विवादित है। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है शाह गौरी। इसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वह भी इसी हिस्से में पाया जाता है। बात की जाए हिमालय के सबसे बड़े हिस्से की, तो वह है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। इसके अलावा कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नामचा बड़वा जो अरुणाचल प्रदेश में है, नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है, वह भी ग्रेट हिमालय के ही हिस्से हैं। नामचा बड़वा जो है यह हिमालय का पूर्वी भाग है, और नंगा पर्वत यह हिमालय का पश्चिमी भाग है। बात की जाए लघु हिमालय या लेसर हिमालय की, तो इसमें पीर पंजाब श्रेणी व धौलधर श्रेणी प्रमुख है। बात की जाए शिवालिक हिमालय की, तो यह हिमालय का सबसे छोटा पार्ट है। अगर हम बात करें अरावली की, तो जो अरावली पर्वत है यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इसमें दिलवाड़ा के मंदिर राजस्थान में बने हुए हैं अरावली पर्वत के ऊपर ही, और जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं यह जैन धर्म से संबंधित है। और राजस्थान में ही अरावली पर्वत पर कुंभलगढ़ पोर्ट बना हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है वह भी अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है, दिल्ली में रायसीना हिल्स पर। बात की जाए विंध्याचल के बारे में, तो जो विंध्याचल पर्वत है यह
चूना पत्थर से निर्मित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है गुडविल पीक या सद्भावना की चोटी। बात की जाए सतपुड़ा पर्वत के बारे में तो यह लाल पत्थर से निर्मित है। इसके 3 पार्ट्स हैं जिनमें है राजपीपला, महादेव और मैकाल। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके अलावा विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से 2 देश चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं? तो यह देश हैं श्रीलंका व मालदीव्स। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के 2 देश श्रीलंका व मालदीव चेचक, स्मॉलपॉक्स, खसरे, मीजल्स को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देशों के रूप में इनकी पुष्टि की जा चुकी है। और यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए आयोजित दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक में किया गया। किसी देश को चेचक या खसरा मुक्त तब घोषित किया जाता है जब उस देश में ठीक प्रकार से कार्य करने वाली निगरानी प्रणालियों की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक चेचक या खसरे के वायरस के ट्रांसमिशन का कोई भी नया केस सामने नहीं आता है। अगर हम बात करें चेचक की तो यह वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। इसकी जो वैक्सीन की खोज की थी वह 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी और चेचक एक काफ़ी खतरनाक बीमारी थी। इसने लगभग 200 सालों तक लोगों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। अगर हम बात करें खसरे की तो यह रेस्पिरेशन या श्वसन के माध्यम से फैलता है और मोबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से यह फैलता है। अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वह है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकन रुपया और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह है गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। यह दोनों भाई हैं। अगर हम बात करें मालदीव की तो मालदीव की जो राजधानी है वह है पुरुष एवं जो राष्ट्रपति हैं वह है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और जो मुद्रा है वह है मालदीवी रुपया। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो नेपाल और भूटान है, नेपाल की जो कैपिटल है वह है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, PM है KP शर्मा ओली और जो प्रेसिडेंट है वह है विद्या देवी भंडारी। अगर बात की जाए भूटान के बारे में, भूटान की जो कैपिटल है वह है थिम्पू, PM है लोटे सेरिंग। बात की जाए बांग्लादेश के बारे में तो जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह है ढाका, करेंसी है टका, PM है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने किस संस्थान से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो यह संस्थान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान किया है। WHO से अलग होने की प्रक्रिया अमेरिका के मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा साइन किए गए एक पत्र के साथ शुरू की गई और इसको प्रभावित होने में 1 साल लगेगा। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है और अमेरिका ने अप्रैल में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वित्तीय सहायता देना बंद कर दी थी और अमेरिका WHO को वित्तीय सहायता देने वाले देशों में सबसे बड़ा देश है। वह सबसे अधिक वित्तीय सहायता अमेरिका से ही WHO को दी जाती है और अमेरिका WHO का 21 जून 1948 से सदस्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस एवं इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है एवं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तुर्की के राजनायक वॉल्कर ओजगिर को। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में तो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए पास्कल लेमी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है अफगानिस्तान। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए हैं। इसके तहत अफगानिस्तान के 4 प्रांत फराहा, नुरिस्तान, कपीसा,
बद्स खान में बेसिस एजुकेशन सिस्टम का विकास किया जाएगा। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी जो कैपिटल है वह है काबुल एवं अशरफ गनी को हाल ही में अफगानिस्तान के फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो जीन कॉर्टेक्स को हाल ही में फ्रांस के नए पीएम के रूप में चुना गया है। बात की जाए न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। बात की जाए भूटान की तो हाल ही में 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत व भूटान के मध्य समझौता हुआ है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 34th। यह रैंकिंग हर 2 साल में जारी की जाती है। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 35th। कुल 99 देशों की रैंकिंग में ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा, अमेरिका रहा दूसरे स्थान पर, फ्रांस रहा तीसरे स्थान पर और जो भारत का रियल एस्टेट बाजार है उसको पार्शियली ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में रखा गया है। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो 84th रैंकिंग है यह हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 2020 में। इसमें जो टॉप पर रहे हैं वह रहे हैं जापान व सिंगापुर। और जो 63rd रैंकिंग है यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 63rd है और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 129th यह रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की और इसमें नॉर्वे रहा है पहले स्थान पर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी और किसने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने। इस समझौते के तहत दोनों संगठन नियमित रूप से डाटा व इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे। इस पहल के लिए एक डाटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप भी शुरू किया गया है। बात की जाए सीबीडीटी के बारे में तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। बात की जाए सेबी के चेयरमैन की तो वह वर्तमान में है अजय त्यागी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हाल ही में इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए मनोज आहूजा जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात की जाए एनजीटी के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्तमान में इसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बकरी ईद पर बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोरोना समय में भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो और जो मवेशी किसान हैं वह व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया है और बांग्लादेश ने हाल ही में ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क सहजोद्धा की शुरुआत की है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो पीएम है वह है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। बात की जाए बहरीन के बारे में तो बहरीन में 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। बात की जाए ईरान की तो ईरान ने हाल ही में हिंद महासागर में अपना परमानेंट सैन्य बेस बनाने की घोषणा की है। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने की बैटिंग कोच बनाया गया यूनुस खान को और यूनुस खान पाकिस्तान के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और टीओटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है डीआरडीओ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगर हम बात करें बीडीएल के बारे में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तो इसके जो एमडी और चेयरमैन है वह है सिद्धार्थ मिश्रा। इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना हैदराबाद में। बात की जाए डीआरडीओ की तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर बात की जाए इसरो के बारे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में। इसके स्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। बात की जाए नासा के बारे में
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। वर्तमान में इसकी जो हेड हैं वह हैं जिम बिडेनस्टीन। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो वह है वॉशिंगटन डीसी में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री बैठक के 4th संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इस बैठक की अध्यक्षता चीन व कनाडा द्वारा की गई थी, सह अध्यक्षता। एवं इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC के तहत पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करने पर चर्चा की गई। कोरोना के कारण पहली बार इसे वर्चुअली आयोजित किया गया। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं ये वर्तमान में हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में उड़ीसा के पारादीप में PADC केंद्र की स्थापना की। बात की जाए किरण रिजिजू के बारे में तो यह हमारे खेल मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया। बात की जाए स्मृति ईरानी के बारे में तो यह कपड़ा मंत्री व मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो यह है जगदीप जाफरी। जगदीप जाफरी ने 60 वर्षों के अपने फिल्मी करियर में 400 से अधिक फिल्मों में कार्य किया था और इन्हें इनकी फिल्म शोले में निभाए गए सुरमा भोपाली के किरदार के लिए अलग से बॉलीवुड में पहचान मिली। जगदीप जाफरी के पुत्र जो हैं वह जावेद जाफरी हैं। यह भी सिनेमा जगत की मशहूर कलाकारों में से एक है। अगर हम बात करें शोले फिल्म की तो इसके जो डायरेक्टर हैं वह है रमेश सिप्पी। इसका जो लेखन डायलॉग्स का लेखन किया था सलीम खान ने, जो सलमान खान के पिताजी हैं। अगर हम बात करें सुशील गौड़ की तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कन्नड़ टीवी सीरियल व कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुके थे। बात की जाए परवेज जावास जी के बारे में तो यह इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर थे। इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।